आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ तराइन यानी तराइन के युद्ध के बारे में। इससे पहले मैं बताऊं कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रण दिया गया, ऐसा कुछ तथ्यों के अनुसार बताया जाता है कि भारत में तराइन का युद्ध जो हुआ है उसका कारण कहीं ना कहीं पर दूसरी बार युद्ध के कारण जयचंद रहे हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान जी से। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अजमेर के अंदर आक्रमण किया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, जिसे बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट कहा जाता है 1191 एडी यानी ईसा पूर्व में। उस समय गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। अपनी हार और बेइज्जती को लेकर वो अफगानिस्तान वापस जाता है, लेकिन दिमाग में था कि दोबारा युद्ध जरूर करना है। अब दोबारा युद्ध का ख्वाब लेता है, वो 1 साल मेहनत करता है और कहा जाता है कि 1192 में जब उसने आक्रमण किया तो उस समय उसकी सहायता किसने की थी? उस समय सहायता की थी जयचंद ने। और अब उस समय बैटल ऑफ तराइन का सेकंड युद्ध होता है, दूसरा युद्ध, जिसमें गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान होता है। और ये इसमें रणनीति चेंज की जाती है, बदलाव होता है। ये युद्ध रात के समय अचानक किया जाता है, अचानक ढाबा बोला जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की सेना तैयार नहीं थी और कहा जाता है कि उनका जो खास सेनापति था वो भी उनके साथ नहीं था, जिसकी वजह से वो युद्ध हार जाते हैं और अफगानिस्तान उठा कर ले जाता है पृथ्वीराज चौहान को। कौन? मोहम्मद गौरी। लेकिन कहा जाता है कि जो उनके परम मित्र और उनके कवि, दरबारी कवि चंद्रबरदायु भी उनके साथ ही जाते हैं। और चंद्रबरदायु की किताब पृथ्वीराज राजरासो के अनुसार बताया गया है कि मोहम्मद गौरी को ये पसंद नहीं था कि कोई उससे आंख में आंख डालकर बात करे, और पृथ्वीराज चौहान कभी भी अपने आंखों को, निगाहों को नीचे नहीं करते थे, वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे। ये बात गौरी को पसंद नहीं आई तो गौरी उनकी आंखों को फोड़वाने का आदेश दे देते हैं। गर्म सलाखों के द्वारा उनकी आंखों को फोड़वा दिया जाता है। उसके बाद आगे बताया गया है, पृथ्वीराज राजरासो किताब के अनुसार, जो कि चंद्रबरदायु ने लिखी है, बताया ये गया है कि उसके बाद भी, आंखें फोड़ने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान का घमंड यानी उनका गुरूर कम नहीं होता। लेकिन गौरी ने एक बात सुनी थी कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत अच्छे हैं, निपुण है। तो मोहम्मद गौरी भी देखना चाहता था कि एक अंधा इंसान कैसे शब्द भेदी बाण चला लेता है। तो अब क्या है कि शब्द भेदी बाण चलाने के लिए कहा जाता है। ठीक, अब जब शब्द भेदी बाण चलाने के लिए कहा जा रहा है, शब्द भेदी बाण चलाने की बात में चंद्रबरदायु जी अपने मित्र को मोहम्मद गौरी की एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि वो कितनी दूर, कितनी ऊंचाई पर कहाँ कहाँ बैठे हैं। वो एक संस्कृत में दोहा बोलते हैं। संस्कृत का दोहा वो बोलते हैं, 4 बास 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये संस्कृत का दोहा वो बोलते हैं, जिसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चल जाती है, लेकिन शब्द सुनने तो उस व्यक्ति के मुंह से ही थे, तभी तो वो बाण चलाते। और ये सब बातें होने के बाद मोहम्मद गौरी कहते हैं कि प्रारंभ किया जाए। जैसे वो ये बात सुनते हैं, तुरंत यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना तीर छोड़ते हैं और वो मोहम्मद गौरी के कंठ के आर पार जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद चंद्रबरदायु की किताब के अनुसार पृथ्वीराज राजरासो में बताया गया है कि चंद्रबरदायु उन्हें वापस अजमेर ले आते हैं, लेकिन अंधे शासक को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे। ये विरोध किया उनकी आम जनता के द्वारा, जो कि उनके रिश्तेदारों ने फैलाया, और उसके बाद उन्हीं की मृत्यु वहाँ पर उनके रिश्तेदारों के द्वारा ही करवा दी जाती है, ऐसा उनकी किताब के अनुसार बताया गया। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की किताब ये सब नहीं बताती। हमारी एनसीईआरटी की किताब के अनुसार बताया गया है कि मोहम्मद गौरी एक तुर्की मुस्लिम था, और इससे पहले महमूद गजनबी भी एक तुर्की मुस्लिम भारत में आया था। उसने भी बड़ा आतंक मचाया था, तो जिसकी वजह से खोखर जाट जो थे उनको बहुत परेशानी हुई थी। तो इस बार जब 1205 में मोहम्मद गौरी आता है भारत घूमने के लिए, तो अपने दो गुलामों को लाता है। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक और एक है उनके साथ इल्तुतमिश। इन दोनों को लेकर आता है। और उसके बाद जब वो 1206 में वापस अफगानिस्तान जा रहा था, तो ये बात खोखर जाटों को पता चल जाती है। तो खोखर जाटों के जो मुखिया हैं रामलाल खोखर जी, उनको मरवा देते हैं मोहम्मद गौरी को। इस तरीके से मोहम्मद गौरी की पार्किंग लग जाती है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अब गौरी जी खत्म हुए हैं, तो अब हमारे भारत देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो राज चलने वाला है वो है गुलाम वंश। तो अब हम गुलाम वंश की नींव किसने रखी है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में।